वो 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। वो दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृहयुद्ध से उबर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहां तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थीं। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटकर ही संतुष्ट हो जाते थे। उसी दौरान घुमंतू ब्रितानी व्यापारी राल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। राल्फ फिच की ये यात्रा इतनी लंबी थी कि ब्रिटेन लौटने से पहले उन्हें मृत मानकर उनकी वसीयत को लागू कर दिया गया था। पूरब से मसाले हासिल करने के लिए लेवेंट कंपनी 2 नाकाम कोशिशें कर चुकी थी। भारत के बारे में राल्फ फिच की जानकारी के आधार पर एक अन्य घुमंतू सर जेम्स लैंकेस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवरों को इस दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक नई कंपनी की नींव डाली और महारानी से पूर्वी एशिया में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया। इस कंपनी के कई नाम हैं, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्रों में यात्रा करने के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया। हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी डच और पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े, दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली थी। तब तक बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उस दौर में संपत्ति के मामले में केवल चीन का मिंग राजवंश ही बादशाह अकबर की बराबरी कर सकता था। खाफी खान निजामुल मुल्क की किताब मुंतकबुल बाब के अनुसार अकबर ने 5000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपए, बड़ी अशरफियों में 100 तोले से लेकर 500 तोले तक की 1000 अशरफिया, 272 मन कच्चा सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी, अपने पीछे छोड़ा था। अकबर के शहजादे सलीम नूरुद्दीन जहांगीर की उपाधि के साथ तख्त पर आसीन हो चुके थे। शासन में सुधारों को लागू करते हुए कान, नाक और हाथों को काटने का दंड समाप्त कर दिया गया था। जनता के लिए शराब और दूसरी नशीली वस्तुओं का प्रयोग और विशेष दिनों में जानवरों के वध पर पाबंदी का आदेश देने के साथ कई अवैध करों को हटाया जा चुका था। सड़कें, कुएं और सराय बनाए जा रहे थे। उत्तराधिकार के कानूनों को सख्ती से लागू किया गया था और हर शहर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का आदेश दिया गया था। फिरियादियों की फरियाद के लिए महल की दीवार से न्याय की एक जंजीर लटका दी गई थी। विश्व विख्यात इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल के अनुसार हॉकिंस को जल्द ही एहसास हो गया कि 40 लाख मुगलों की सेना के साथ वैसा युद्ध नहीं किया जा सकता जैसा कि उस समय यूरोप में हो रहा था। इसलिए यहाँ उसे मुगल बादशाह की इजाजत के साथ साथ सहयोग की भी जरूरत थी। हॉकिंस 1 वर्ष के भीतर मुगल राजधानी आगरा पहुंचा। कम पढ़े लिखे हॉकिंस को जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। उसके बाद संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस रो को शाही दूत के रूप में भेजा गया। सर थॉमस रो 1615 में मुगल राजधानी आगरा पहुंचे। उन्होंने राजा को बहुमूल्य उपहार भेंट किया, जिसमें शिकारी कुत्ते और उनकी पसंदीदा शराब भी शामिल थी। ब्रिटेन के साथ संबंध बनाना जहांगीर की प्राथमिकता में नहीं था। थॉमस रो के अनुसार जब भी बात होती थी तो बादशाह उससे व्यापार के बजाय घोड़ों, कलाकृतियों और शराब के विषय में चर्चा करने लगता। 3 साल तक लगातार अनुनय के बाद सर थॉमस रो को इसमें सफलता मिली। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह और खरीदने तथा बेचने के लिए जगहों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। बदले में यूरोपीय उत्पादों को भारत को देने का वादा किया गया था, लेकिन तब वहां बनता ही क्या था? ये तय किया गया था कि कंपनी के जहाज राजमहल के लिए जो भी प्राचीन वस्तुएं और उपहार लाएंगे उन्हें सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते, विदेशों में उन्हें महंगे दामों में बेचते और खूब मुनाफा कमाते। कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी था। कंपनी जो भी वस्तु खरीदती उसका मूल्य चांदी देकर अदा करती।
जो उसने 1621 से 1843 तक स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दासों को बेचकर जमा किया था। साल 1670 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी। ब्रिटिश सेना के सशस्त्र बलों ने पहले भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला किया और अधिकांश युद्ध जीते। धीरे धीरे उसने बंगाल के तटीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन 17वीं शताब्दी में मुगलों से केवल एक बार उनका आमना सामना हुआ था। साल 1681 में कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के निदेशक सर चाइल्ड से शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी उन्हें कर और अन्य मामलों में परेशान करते हैं। सर चाइल्ड ने सैन्य सहायता के लिए अपने सम्राट को पत्र लिखा। इसके बाद 1686 में 19 युद्धपोतों, 200 तोपों और 600 सैनिकों वाला एक नौसैनिक बेड़ा लंदन से बंगाल की ओर रवाना हुआ। मुगल बादशाह की सेना भी तैयार थी, इसलिए युद्ध में मुगलों की जीत हुई। 1695 में ब्रितानी समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने औरंगजेब के समुद्री जहाजों फतेह मुहम्मद और गुलाम सवाई को लूट लिया। इस खजाने की कीमत लगभग 6 से 7 लाख ब्रिटिश पाउंड थी।